प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। मैं इस समय गाज़ियाबाद ज़िले में हूँ। गाज़ियाबाद ज़िले में जिला पंचायत सदस्य के चुनाव होने वाले हैं। आगामी 15 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होने वाली है। ऐसे में हम गांव जा रहे हैं, जो यहाँ के वार्ड हैं वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। खासकर प्रत्याशी जो उतर कर मैदान में आ रहे हैं उनसे हम जान रहे हैं कि वो किन मुद्दों को लेकर के, विकास के किन मुद्दों को लेकर के अपने वार्ड में अपने लोगों से, जनता से मिल रहे हैं। इसी क्रम में हमने इससे पहले कुंवर अयूब अली जी से बातचीत किया था। उनसे बहुत सारे विषयों पर बातचीत हुई थी। उनकी बेगम शाहीन खान जी चुनाव लड़ रही हैं, जो कि वार्ड नंबर 10 से प्रत्याशी हैं और यहाँ पर करीब 6 गांव इस वार्ड नंबर में आते हैं। हमारे साथ वो उपस्थित हैं। मैम, आपका बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत है जी। सबसे पहले मैं हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय बताएं और आपका राजनीतिक जो करियर है, आप राजनीति में उतरी, उसकी थोड़ी यात्रा के बारे में बताएं। जी जी मेरा नाम शाहीन है। मैं मसूरी की बेटी हूँ। मेरे फादर जो थे डॉक्टर फसीउल्लाह लोकनायक हॉस्पिटल में डॉक्टर थे और मेरे दादा चौधरी अता हुसैन मसूरी के जाने माने बुज़ुर्ग थे। जैसा कि आपको पता है कि मेरी शादी कुंवर अयूब अली जी से 1985 में हुई। उससे पहले मैंने 12वीं की थी। 12th क्लास तक दिल्ली में मेरी एजुकेशन हुई और 8th क्लास तक मैंने डासना के आध्यात्मिक नगर में अपनी शिक्षा प्राप्त की है। 12वीं के बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मेरे हस्बैंड राजनीति में थे और एडवोकेट भी थे। तो अक्सर मेरे फादर मुझसे डिस्कस करते थे कि भाई तुम अपने हस्बैंड को किस तरह से मदद करोगी। तो मैंने कहा आप बताइए, मैं तो अभी इस फील्ड में जानती नहीं हूँ। तो उसके बाद मैंने जो बीए किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, शादी के बाद मैं अपने बच्चे, उस वक्त मैंने बीए में मेरा सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस को मैंने बहुत गहराई से पढ़ा, जिससे कि मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस कर सकूं जी। कि जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं। उससे पहले मुझे कुछ पता नहीं था। 12th क्लास में मेरे पास पॉलिटिकल साइंस थी, लेकिन इतना डिटेल में उसमें नहीं था पूरी की पूरी राजनीति क्या है क्या नहीं है। कुंवर साहब को देख के मैंने राजनीति की बहुत सारी चीज़ें, और जो मेरा मेन सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस, उसमें हर चीज़ को बारीकी से देखा। उसके बाद मैंने एमए जामिया कॉलेज से एमए पॉलिटिकल साइंस में एमए ऑनर्स किया। एमए तक की मेरी एजुकेशन दिल्ली की ही रही। उसके बाद मैं टाइम अपने बच्चों को भी पढ़ाती रही, और जो पॉलिटिकल व्यूज़ होते हैं, जो बड़े बड़े हमारे लोग थे, उनके व्यूज़ पढ़ती थी। राजनीति की क्या सोच है, हमें क्या करना चाहिए, औरतों को किस तरह से आगे आना चाहिए, अगर आप पढ़े लिखे हैं आप किसके कैसे काम आ सकते हैं, इस तरफ मैंने ध्यान दिया। कुंवर साहब जैसे कि आप जानते ही हैं, राजनीति में थे। हमेशा उनके पीछे मैं मजबूती से खड़ी रही, जिस तरह से एक पत्नी अपने पति के पीछे खड़ी रहती है। 5 इलेक्शन उन्होंने लड़े। 5 इलेक्शनों को मैंने मजबूती से पीछे खड़े होकर उनके साथ चल के मैंने इलेक्शन लड़ाया। कभी मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन मैं हमेशा ये सोचती थी कि चलिए मैं कुंवर साहब के पीछे पीछे चल रही हूँ। इससे कुंवर साहब को बहुत पब्लिसिटी मिली, सब कुछ मिला, लेकिन मैं एक चीज़ चाहती थी कि मेरी जो बहनें हैं उन्हें भी इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि अपनी पढ़ाई को पढ़ के हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, हमें कौन सा अपना फील्ड चुनना है, हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। मैं चाहती थी कि सारी हमारी बहनें आगे पढ़ें। उस टाइम में, मेरे टाइम में, लड़कियां कभी पढ़ती नहीं थी, बाहर नहीं निकलती थी, और ख़ास तौर से मुस्लिम में। अब मैं यहाँ से अपनी मसूरी से 6th क्लास में थी। मैं मसूरी स्टेशन से ट्रेन में बैठ के आध्यात्मिक नगर जाती थी। वहाँ से फिर मैं बस में बैठ के यहाँ मसूरी आती थी। 8वीं तक मैं वहीं पढ़ती रही। उसके बाद लोगों ने कि भाई लड़की पढ़ेगी नहीं, ये है, शादियाँ कर देते थे हमारे मुसलमानों में बहुत जल्दी। 12-13 साल की लड़की भी अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन मेरे जो वालिद थे
उनकी सोच बहुत अच्छी थी और मेरे दादा थे, वो चाहते थे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढूँ, तो उन्होंने मुझे दिल्ली भेज दिया। दिल्ली की बहुत सारी चीज़ों का जो कि एक गाँव में रहकर मुझे जानकारी नहीं थी, दिल्ली में जाके मुझे बहुत सारी चीज़ों की जानकारी, क्योंकि वहाँ तो लड़कियों की शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लड़कियों को विशेष तौर पे हर फील्ड की तैयारी, कोई डिप्लोमा, कोई इंजीनियर बन रही है, कोई डॉक्टर बन रही है, हर फील्ड की उन्हें नॉलेज थी। उससे मेरे अंदर एक ताकत आई कि जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। इतनी बढ़िया तालीम आपने ली, पॉलिटिकल साइंस बहुत आश्चर्यजनक चीज़ है कि आप एक प्रत्याशी के तौर पर भी उतर रही हैं वार्ड नंबर 10 से, और मास्टर करना, ग्रेजुएशन करना, वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे प्रख्यात विश्वविद्यालय से, और राजनीति की बेशक आपको बहुत अच्छी समझ होगी। अब हम आते हैं आपकी वार्ड नंबर 10 में जो आप प्रत्याशी के तौर पर उतर रही हैं, और यहाँ की जो सबसे मौजूदा भी जो समस्याएं बनी हुई हैं वो शिक्षा की समस्या है, और सब मूलभूत समस्याएं तो हैं ही, उस पर हम चर्चा करेंगे। शिक्षा को लेकर के अगर शाहीन जी जीतती हैं तो यहाँ की बेटियों के लिए, यहाँ की बहनों के लिए क्या कुछ करेंगी? देखिए, मैं अगर जीतती हूँ, इंशाल्लाह मैं जीतूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जीतूँगी क्योंकि मेरे क्षेत्र का मुझे बहुत सहयोग मिल रहा है, मेरी बहनों का, मेरे भाइयों का। वो एक नेता को इलेक्शन नहीं लड़ा रहे, वो अपनी बेटी को, अपनी बहन को, मेरे बुज़ुर्ग अपनी बेटी को इलेक्शन लड़ा रहे हैं। तो मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, क्योंकि अगर जो इंसान नाउम्मीद होता है वो कुछ कर नहीं पाता। इसलिए मैं हमेशा उम्मीद के साथ ही उतरती हूँ जब भी मैं उतरती हूँ। मेरे क्षेत्र में एक सबसे बड़ी समस्या है, एक तो है कि हमारे यहाँ कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, जी। कोई गवर्नमेंट स्कूल भी जो है वो बहुत छोटे स्तर पर हैं। हम्म, चलिए, छोटे लड़कियां हैं, मुसलमानों बाहर लड़कियों को नहीं निकालते, जो लड़कियां बाहर नहीं जा पाती, अगर मेरी एरिया में एक बड़ा कॉलेज बन जाए, उससे मेरी बहनों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसमें वो प्रोफेशनल कोर्स करेंगी, अपने लिए पढ़ाई का जो उनका अपना जो उन्हें अपना मार्ग जो चुनना है, उन्हें किस फील्ड में जाना है, अगर उन्हें डॉक्टर बनना है, उन्हें इंजीनियर बनना है, बेस तो उनका स्कूल के बाद कॉलेज से ही बनेगा। जी। इसलिए सबसे पहले मैं अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए भी और उनके बच्चों के लिए भी, मैं सबसे पहला जो मेरा होगा, हमारे मसूरी में एक बहुत बड़ा कॉलेज बनना चाहिए, जिससे आसपास के लोग उसमें कनेक्ट हों और सब लोग पढ़ें यहाँ के। और बहुत सारी समस्याएं हैं जो आपके वार्ड नंबर 10 में हैं, जो गांव आते हैं वहाँ के इंटरकनेक्टिंग रोड हैं, जो सड़कें, काफ़ी हाईवेज़ आपके आसपास से गुजर रहे हैं, और उनसे जो जुड़ी हुई रोड है गांव को जोड़ती हैं, वो भी समस्याएं बनी हुई हैं। आप एक महिला हैं, और आप महिलाओं का जो राजनीति में अवतरण है, जो उतर रही हैं, बहुत दमखम के साथ आ रही हैं, लोगों की प्रेरणा भी बन रही हैं कि महिलाएं अब राजनीति में सक्रिय हो रही हैं। तो उसको लेकर के आपका क्या प्लान चार्ट है कि अगर आप वैसे आप हैं कि पूरी उम्मीद है आपको और पूरा विश्वास भी है, जनता का समर्थन भी आपको काफ़ी अच्छा है, यहाँ से आप जीतती हैं, तो उसको किस हिसाब से समस्या को दूर करेंगी? जैसे कि आपको पता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के जुड़ने से बहुत सारी हमारी जो गांव से कनेक्टिंग रोड हैं, वो पुलियां हैं या सड़क है, वो सारी टूट गई है। हमारे यहाँ के मौजूदा जो विधायक हैं या हमारे यहाँ के जिला पंचायत हैं, इन्होंने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। सारी पुलियाँ टूट गई हैं, वहाँ से जो भी रोड, सड़क पे जो भी कार जाती है वो या तो नीचे गिर जाती है, या उसका साइज इतना छोटा हो गया कि अगर एक गाड़ी खड़ी हो जाती है तो दूसरी आती है। जी। सबसे पहला दूसरा जो मेरा मेन काम है, एजुकेशन का तो मेरा मकसद है ही। दूसरा मेरा काम है जो नाहाल से जो ये मसूरी तक जो आने वाली जो सड़क है, इसकी व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है, टूटी हुई पड़ी है। लोगों को आने जाने में इतनी परेशानी होती है कि मैंने खुद चल के देखा है। आप कार से आएँ, कार में भी इतनी परेशानी होती है। लोग, हर किसी के पास कार नहीं होती, बहुत से स्कूटर पे भी हैं, बहुत से साइकिल पे भी हैं, बहुत से ऑटो रिक्शा पे भी जा रहे हैं। इस कदर बुरा हालत है, इन लोगों ने इधर ध्यान नहीं दिया। वैसे ये कहते हैं कि हम विकास करेंगे,
जनता के बीच में आते हैं, हम विकास करेंगे, जनता का विकास करेंगे। मेरे ख्याल से इन्होंने अभी तक तो किसी जनता का विकास करा नहीं है। ये लोग तो अपने ही विकास पे लगे हुए हैं। मैम, जो आपके यहाँ क्षेत्र में कौन जो वार्ड है आपका, जी, कौन कौन से गाँव और उनकी क्या क्या समस्या है? मेरे गांव में मसूरी है, नाहल है, कुसलिया है, सिकरोडा है, मटियाला है, बब्बलगढ़ी है, ननकागढ़ी है। जी। ये सारा एरिया मेरे में आता है। मैम, इनकी जो इन गाँवों की जो जनता है, इनको किस तरीके से आप आश्वस्त करेंगे कि जो विकास कार्य आप करवाएंगे वो एक तरीके से सम्मान तरीके से होगा? देखिए, बब्बलगढ़ी है, बब्बलगढ़ी में इस वक्त इतनी परेशानी है कि वहाँ की पानी की जो समस्या, निकासी का जो है, बराबर में नाला जा रहा है। लेकिन हमारे इन लोगों ने, जो हमारे चुने हुए लोग गए हैं, जनता ने इन्हें चुन के भेजा है, इन लोगों ने एक रास्ता ऐसा नहीं बनवाया है कि उस पानी की निकासी उस नाले तक चली जाए, जिसकी वजह से जगह जगह पानी फैला हुआ है। पानी फैला हुआ है, मच्छर फैले हुए, मच्छर से इतनी बीमारियां, हमारे लोग इतने बीमार हैं। घर घर जाकर मैंने खुद पर्सनली देखा है, कोई बुखार है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। अब जैसा कि नाहल का तो मैंने आपको बता ही दिया। हमारे विधायक जी हैं, इनका गांव है सिकरोडा। जी। मैं सिकरोडा में परसों गई। सिकरोडा में इस कदर शुरू से लेके आखिर तक इतना पानी भरा हुआ था कि आप पैदल उसमें जा ही नहीं सकते। और जो सड़क है, जो सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग से, वो भी काफी बदतर स्थिति में। बदतर है कि वहाँ पर इतनी मिट्टी उड़ती है कि आधी तो लोगों के अंदर चली जाती है। जी। इतनी उसमें पानी इतना भरा हुआ था, सड़क तो उसमें दिखाई ही नहीं दे रही थी। अगर विधायक जी अपने गांव का विकास नहीं कर सकते तो फिर कौन से गांव का विकास? और आपके अगेंस्ट में और प्रत्याशियों के अगेंस्ट में उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं। आपकी तो इतनी शिक्षा दीक्षा है, आप इतना पढ़ी लिखी हैं, तो लोग तो ये विश्वास करेंगे कि आपकी पढ़ाई का उन पर प्रभाव पड़ेगा, आपके पढ़े लिखे होने का वो लाभ उठाएंगे। वो भी मैदान में उतर रही हैं और लोग नाखुश हैं उनसे। तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? एक शिक्षित और एक अशिक्षित जो प्रत्याशी है, ये राजनीति में जो आ रहे हैं, इससे क्या जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, मेरा मानना ये है कि इस वक्त शिक्षित लोगों का राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पुरुष हैं या वो महिलाएं हैं, या मेरी बहन हो या मेरा भाई हो। अगर शिक्षित है तो उसको हर चीज़ को करने में उसको आसानी होगी। अशिक्षित है, उसे यही नहीं पता होगा कि हमारे पति ने हमारे लिए सिग्नेचर, अगर हमें किसी काम के लिए पढ़ के भी नहीं देखेंगे कि भाई क्या है ये, इसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें अंगूठा लगाने से या सिग्नेचर लगाने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। अगर उसमें आपकी क्या जन समस्याएं हैं, या आपको ग्राम पंचायत में जिला पंचायत में क्या फैसिलिटी आपको मिली हुई है, आपको उनका ही ज्ञान नहीं है, तो फिर आप लोग जनता की किस तरह से भलाई करेंगे? जनप्रतिनिधि को अधिकार ना पता होगी तो जनता का किस तरीके से वो ख्याल? जिसको अपनी नॉलेज नहीं है, अपने अधिकार की ही पता नहीं है जिसको, कि भाई मेरा अधिकार के दायरे में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, तो वो करेगा क्या? तो ऐसे में तो जनता, मतलब कि पूरी तरीके से अगर ऐसे लोग अगर आते रहे तो जनता को तो इससे बड़ा नुकसान होने वाला है। जनता का नुकसान हो चुका है, होने वाला नहीं है, हो चुका है। इस वक्त जनता को जागरूक होना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को आगे लाना चाहिए, ऐसे लोगों को लाना चाहिए जो भाईचारे की मिसाल दें, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बने। इस तरह के लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए कि जो भड़काऊ भाषण दे के और गाली गुप्पड़ करके देश के लोगों को जनता को, हाँ, क्षेत्र के लोगों को धमकाएं और उनसे वसूली करें। मैं चाहती हूँ कि आप पढ़े लिखे लोगों को आगे लाइए। जो विधायक हैं वो, उनको लगता है कि हम मुस्लिमों की जो यहाँ पे मेजोरिटी है उसकी हम राजनीति करें, उनकी ठेकेदारी करें एक तरीके से। देखिए, विधायक जी की कोई जागीर नहीं है धौलाना क्षेत्र। मैं उनसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ, आपने खरीद लिया है कि जनता को? क्या आपका कर्ज चढ़ा हुआ है जनता के ऊपर? क्या किया है मुझे बताइए ना, कि आपने ये किया है? आपने जनता को बनवाने का काम किया है यहाँ पर।
आपने ऐसे भड़काऊ भाषण दिए कि यहाँ पर जो दिल्ली में हो रहा था वो उसके हालात बन गए। अगर हमारे हिंदू मुसलमान मिलके इस चीज़ पर नहीं मशवरा करते तो आज यहाँ कर्फ्यू लगा हुआ होता, लोग बेरोजगार हुए होते, उनको खाने को नहीं मिल रहा होता और ये समस्या और भयंकर हो जाती। लोग तो चाहते हैं, राजनीतिक लोग चाहते हैं कि ये झगड़ा बढ़ता रहे और हमें राजनीतिक फ़ायदा होता रहे। हमारे विधायक जी चाहते ही हैं कि मैं भड़काऊ भाषण दो। एक बार उन्होंने बिजली वाले को गाली दे दी। बिजली वाला एक सरकारी आदमी था, उसने उनकी बात सुन ली, वो इस चीज़ पे दबंग बन गए। अरे सरकारी आदमी को तो कोई भी धमका लेता है। आप किसी विशेष जाति के लोगों को आप उनसे कहोगे हम मंदिर में आ रहे हैं, या वो हमसे कहेंगे हम मस्जिद में आ रहे हैं, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। आपको सब जहाँ पे इनका बोलने का मौका है, इनको विधानसभा में कभी चरित्र की बात नहीं करते हैं, ना कहीं विकास की बात करते हैं, और जो भड़काऊ भाषण देना एक तरह के मीडिया पे आके, तो ये कहीं ना कहीं मुझे एक बात बताइए, आज तक जब उन्हें बोलना ही नहीं आता, गाली गुप्पड़ देने के अलावा काम करना ही नहीं आता, उन्हें वसूली करनी आती है, उन्हें दूसरों के प्लॉट कब्जाने आते हैं, उन्हें लोगों के पैसा हड़पने की आदत पड़ गई है। किसी ने अरे तने ये प्लॉट खरीद लिया है, इसमें से मेरा 5% का हिस्सा रख ले। तो जो इंसान अपने लिए सोचता है वो कभी जनता का भलाई कर नहीं सकता। जो इंसान अपनी भलाई के बारे में ही सोचता रहता है, उनका मेन मकसद सिर्फ अपनी भलाई है। प्रधानी का इलेक्शन वो लड़ रहे हैं, बीडीसी का वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिला पंचायत का वो लड़ रहे हैं, अपना विधायक का इलेक्शन लड़ के उन्होंने क्या कर दिया जनता के लिए, जो ये इन सब इलेक्शनों को लड़वाने के बाद पार्टी को तो बदल ही चुके हैं जब पार्टी के नहीं हुए। ये भी नहीं पता, वो कहते हैं कि मेरी बीवी मेरे कहे में नहीं है। अगर तुम्हारी बीवी कहे में नहीं है तो फिर उनके लिए झंडा उठाए क्यों फिर रहे हो? मुझे एक बात बताइए, आप कौन सी पार्टी में है? बहुजन पार्टी में है या समाजवादी पार्टी में है? कौन सी पार्टी में? एक पार्टी को लेके तो चलिए। आप जनता के साथ एक तरीके से छलावा कर रहे हैं, जनता के साथ खुला हुआ छलावा कर रहे हैं। हमारी जनता बहुत सीधी सादी है, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन अब हमारी जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, उनकी बातों में आने वाली नहीं है, ना उनके छलावे में आने वाली है। मेरी जनता से मैं अपील करती हूँ हाथ जोड़ के कि अच्छे लोगों को राजनीति में लाइए, जो आपके भले के बारे में सोचे, ना कि अपनी तिजोरियों को भरने के बारे में सोचे। उनकी पत्नी जिला पंचायत लड़ रही हैं, हम उनके पास गए, हमने कहा कि उनसे मुलाकात करवाइए, तो उन्होंने कहा वो तो कहीं घूमने गई हैं। वो घर में बैठी माला, नोटों की माला पहन के बैठी रहती हैं, क्योंकि सिर्फ उनको तो ये दिखावा करना है जी मैं विधायक की पत्नी हूँ, मैं इतने सारे हार गले में डाल के मैं फिर रही हूँ। उन्हें जब काम करना ही नहीं आता, उन्हें बोलना ही नहीं आता, तो वो जिला पंचायत का अध्यक्ष के पद के लिए कैसे लड़ेंगे? मुझे बताइए ना। जब तक आपको यही नहीं पता कि मेरा एजेंडा क्या है जिला पंचायत का, इसमें क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, क्या है, क्या बोलेंगी वो जाके? आप तो इतनी पढ़ी लिखी हैं, आप इतना खुलकर बात को रख रही हैं लोगों के सामने। जैसा कि आपने बताया कि आपकी मुस्लिम कम्युनिटी में शुरू से समस्या रही है लड़कियों को बाहर न जाने देने की, और पढ़ाई लिखाई में आपने उन सब को स्ट्रगल करके आप पढ़ी लिखी, इतने बड़े इंस्टीट्यूशन से आप पढ़ के निकली हुई हैं। ऐसे लोग जो इस ख़यालात के होते हैं, ऐसी मानसिकता को लेकर के होते हैं, जो धार्मिक एक तरीके से उन्माद समझे, उनका जो धर्म है वो दिमाग पर इस कदर छाया रहता है कि वो समाज के साथ नहीं बढ़ने चाहते। मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर अगर हम आपसे बातचीत करें तो जैसा कि ये एक पर्सपेक्टिव बन गया है लोगों का दिमाग में कि शिक्षा से लड़कियों को नहीं जोड़ना है, शिक्षा से नहीं, तो आपको लगता है विधायक जी के घर में ये चीज़ें आज भी मौजूद हैं, तभी उनकी पत्नी सामने नहीं आ रही? सारी समस्या उनके घर में खुद मौजूद है। उनकी कोई भी, आप बेटी को ले लीजिए, बहू, उनकी वाइफ को ले लीजिए, उन्हें बोलना ही नहीं आता, ना उनको ये पता है कि बेटियों को पढ़ाना है या आगे उनको कुछ करवाना है। उनका तो मकसद ये है कि रोटी पकवानी है सिर्फ। आज का जो हमारा टाइम है वो रोटी बनाने का तो है। घर की अपने घर का काम करिए, मैं भी करती हूँ, हर एक वर्ग कर रहा है, पुरुष भी कर रहा है, स्त्री भी कर रहा है। आपको सबको कंधे से कंधा मिल के चलना है, मिलाकर चलना है। पढ़ने से कोई औरत या कोई लड़की कोई घरेलू नहीं रहती, ये मेरा सोचना नहीं है। मैंने भी पढ़ा, मैं घर के भी काम करती हूँ, सारे काम करती हूँ, बच्चों के भी काम करती हूँ, सारा अपना ऑफिस का भी जो भी है हर चीज़ में करती हूँ। मैं अपने मुस्लिम समाज से ये कहना चाहती हूँ कि लड़कियों को पढ़ाइए। अगर आप कॉलेज नहीं भेज सकते तो उन्हें प्राइवेट पढ़ाइए। पढ़ने से आपकी जो सोचने का ढंग है वो बदलेगा। और कहीं ना कहीं इस सोच के ढंग को जो आप कह रही हैं कि बदलेगा,
उनके अंदर एक नई थिंकिंग आएगी। इससे कहीं न कहीं ऐसे लोग जो हैं वो कहीं डरे हुए तो नहीं हैं कि अगर वो पढ़ लिख लें तो उनका जो एक कहते हैं कि पितृसत्ता वाली जो बात आती है कि मर्दों का जो औरतों पर एक अधिकार, एक तरफा अधिकार है, वो ख़त्म हो जाएगा? पढ़ने के बाद कौन सी औरत है मुझे बताइए कि जो अपना अधिकार नहीं समझती है? पढ़ने के बाद तो और समझदारी आती है। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपने हस्बैंड का या मैं अपने शौहर का कौन सा अदब नहीं करती। लेकिन वो तो ये चीज़ समझते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक धारणा बनी हुई है। आपसे एक एश्योरेंस देना चाहेंगे हम हर कोई आजकल अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, अदब के दायरे में रहकर हर लड़की को पढ़ना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप पढ़ाई लिखाई करने के बाद आप अदब का दायरा भूल जाएंगे। हमारे इस्लाम धर्म में बहन बेटी की इज़्ज़त बहुत ऊंची है और मैं अपनी बहन बेटियों से भी कहूँगी कि वो भी अपने इज़्ज़त के दायरे में रहकर पढ़ें जी। इससे कुछ नहीं होने वाला। हमारे बहुत धर्मगुरु कोई मना नहीं करता एजुकेशन के लिए। आप बाहर जाके देखो, सऊदीया में देखो, वहाँ लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती। क्या हमारा सऊदीया सबसे बड़ा वो है। मैं वहाँ 2 दफ़े हज कर चुकी हूँ, 2 बार उम्रे पे जा चुकी हूँ। कंट्री को कौन सी कंट्री नहीं है, दुबई है, हमारा इस्लामिक है, बहुत सारी। मैं कई पाकिस्तान में बहुत सारी संसद में पहले मेरे ख्याल से बहुत पहले मेरी शादी से पहले मैं वहाँ पाकिस्तान गई थी। वहाँ भी लड़कियाँ पढ़ने जाती हैं। वहाँ राजनीति में भी जो एक सक्रियता है उनकी, बड़े बड़े पदों पर, संसद में भी देख लीजिए तो वहाँ पर भी लोग, जो महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़ के बड़े बड़े पदों पर हैं। साहिब बेनज़ीर भुट्टो हैं, वो मुसलमान नहीं थी क्या? मैम अगर एक डिबेट कराई जाए, जो प्रत्याशी हैं, जो विधायक की जो पत्नी है और आपके बीच में, आप उनको लाइए, मेरे सामने लाइए, उन्हें बिठाइए। मैं चाहती हूँ उनसे डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। मैं उनसे पूछना यही एश्योरेंस चाहते हैं कि आप उनको चुनौती दे रही, वो सामने मैं उनको चुनौती दे रही हूँ कि मेरे सामने आइए, मुझे बता दीजिए कि क्या आप क्या करना चाहती हैं। आपको क्या पता है जिला पंचायत में क्या समस्याएं हैं? घर में बैठ के माला पहनने से, गाली गुप्पड़ करने से कुछ नहीं पता चलता। फील्ड में जाइए, फील्ड में क्या है, गांवों में क्या परेशानियां हैं। जब तक मेरा चुनाव चिन्ह नहीं आया, मैंने पूरी मसूरी में आसपास के इलाकों में जाके मैंने वहाँ की समस्याओं को देखा है। लोग बुखार में पड़े हुए हैं, मच्छर इतने हैं कि सो नहीं पाते लोग, गंदगी इतनी फैली हुई है। अगर आप इन सब चीज़ों को भी नहीं करवाओगे, ये तो ग्राम पंचायत का काम है, जिला पंचायत का भी तो ये काम है कि आसपास की सफाई करवाएं, लोगों को जन सुविधाएं मुहैया कराएं। क्यों नहीं करवा रहे? जब उन्हें पता ही नहीं है, विधायक जी उन्हें उठा के वहाँ ले जाएंगे, वहाँ बिठा देंगे। अब तो उन्होंने बाहर निकलना ही बंद कर दिया। और वो तो अकेले जा कर के जनता से मिल रहे हैं, अपनी पत्नी के संदर्भ दे करके कि वो लड़ रही हैं, उनको जिताइए। अकेले जाके प्रचार कर रहे हैं, अपनी पत्नी को साथ लेकर नहीं। देखिए, मैं तो कुंवर साहब के साथ कहीं नहीं जा रही, मैं तो अकेली जा रही हूँ। मैं तो इंटरव्यू आपका है, आपके से भी अकेला बोल रही हूँ, लोगों से भी अकेले मिल रही हूँ। आप क्यों नहीं भेजते अपनी बीवी को? आप बीवी को भेजते, आप जिला पंचायती देखेंगे, आप विधायकी की वो देखेंगे, आप उन्हें भेजिए ना, समझे तो सही कुछ क्या है, क्या परेशानी है। तो आप अपील करना चाहेंगे कि सार्वजनिक मंच पे आए और आपसे मतलब मेरे से मैं चाहती हूँ, मैं उन्हें खुला चैलेंज करती हूँ कि मेरे से बात करें। विधायक जी क्यों फिर रहे हैं? अपनी बीवी को फील्ड में उतारिए ना, लोगों से बात करवाइए ना उनसे। पता चले ना कि एजुकेशन क्या होती है, क्या है, क्या नहीं है। उन्हें किस चीज़ का पता है? उन्हें सिर्फ ये पता है विधायक जी ने पैसे ला दिए और उन्हें तिजोरी में बंद करके रख लिया और सोने चांदी के जेवर बनवा के पहन लिए। सिर्फ उनको ये पता है और कुछ नहीं पता है। तो ये हमारे साथ शाहीन खान जी हैं, जो वार्ड नंबर 10 से इस समय जिला पंचायत पद की प्रत्याशी हैं। आपने उनके बातचीत से एक चीज़ तो स्पष्ट आप देख चुके होंगे कि उनकी जो शिक्षा दीक्षा है, दिल्ली विश्वविद्यालय से उनका राजनीति शास्त्र में जो पढ़ाई है वो पूरी तरीके से झलक रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं असलम खान, जिनका हम सीधा नाम ले लें असलम चौधरी जी, उनकी पत्नी भी यहाँ पर जिला पंचायत की प्रत्याशी हैं। और उनसे जब बातचीत किया उनके पति से, तो उन्होंने बताया कि वो कहीं बाहर गई हैं। अब देखना ये है कि वो बाहर गई हैं या फिर वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहती। शाहीन खान जी उन्हें खुली चुनौती दे रही हैं कि अगर वो पढ़ी लिखी हैं, अपने ग्राम पंचायत के बारे में, अपने जिला पंचायत के बारे में वो सोचती हैं, समझती हैं, वहाँ के गाँव के सूरत हाल के बारे में जानती हैं, तो वो सामने आए। वो पूरी तरीके से उनसे बातचीत करने को तैयार हैं। प्रेस वार्ता से विवेक रंजन की रिपोर्ट, गाजियाबाद।